सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दैट इज द 23rd of Feb to 28th of Feb. So moving on to the first news, that is in Feb 2026, New India Cooperative Bank has been रिमूव फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934. तो आपको पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज़ अ शेड्यूल्ड बैंक. अ शेड्यूल्ड बैंक इज़ दैट बैंक विच इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934 एंड विच मीट सर्टन क्राइटेरियाज. दैट इज़ कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए एंड बैंक को CRR मेंटेन करना चाहिए. बैंक को इसके बदले में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ऑटोमेटिक मेंबरशिप ऑफ द RBI, राइट. एंड अब अगर हम इसकी बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर, मतलब RBI के बैंक्स के अंदर दो तरीके के बैंक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज शेड्यूल्ड एंड सेकंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड. शेड्यूल्ड में हमारे जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आते हैं और दूसरे होते हैं शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. तो शेड्यूल्ड के अंदर आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स. तो कोऑपरेटिव में आप सुनते होंगे अर्बन कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव. दो तरीके के होते हैं, अर्बन एंड स्टेट. एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. जबकि आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल के अंदर आपके आते हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है, तो ये सारे बैंक्स जो हैं हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कमर्शियल की कैटेगरी में आ जाते हैं. अब आपका ये होमवर्क है कि आपको मुझे नीचे बतानी है कि देयर आर टोटल हाउ मेनी पब्लिक, प्राइवेट एज वेल एज RRBs प्रेजेंट, करंटली प्रेजेंट वर्किंग इन इंडिया. ठीक है, तो नाउ दिस न्यूज़ इज कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसको रिमूव कर दिया गया है सेकंड लिस्ट में से. यानी शेड्यूल की जो कैटेगरी है सेकंड शेड्यूल में जो आता है, यानी शेड्यूल्ड बैंक की जो कैटेगरी है वो इससे छीन ली गई है. इससे पहले इसका मर्जर भी हुआ था विद द सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. ठीक है, विच बिकेम इफेक्टिव ऑन 4th of August 2025. उसके बाद अब जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये बैंक भी मर्ज हुआ था, तो कहने का मतलब है अब इसको शेड्यूल्ड कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. फर्स्ट न्यूज़. मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इट वॉज डेवलप्ड बाय नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग ने इसको डेवलप किया इन कंसल्टेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज बेस्ड ऑन द मैंडेट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, दैट इज 2026 से 30 का है ये. ठीक है, ये 4 years का है, 2026 से 30 का. इससे पहले जो है हमारा आया था दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1.0. ठीक है, जो कि 2021 से 25 तक सालों का था. इसका टारगेट था कि हमें 6 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो क्या करने हैं, वो एज अ फंड रेज करना है थ्रू दिस स्कीम, थ्रू दिस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. तो बेसिकली मतलब क्या है पहले वो समझा देती हूँ. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मोनेटाइज करना यानी कि गवर्नमेंट अपने वो एसेट्स जिनको वो ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही है उनको वो क्या करना चाहती है, मोनेटाइज करना चाहती है. कैसे? बाय रेंटिंग आउट. या तो आप अपनी संपत्ति को बेच दो जो गवर्नमेंट के पास है, अगर वो आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, बेच देंगे, राइट. बट अगर आप नहीं बेचना चाह रहे, बेचने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी लॉस होता है. तो दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रेंट पे दे देती है, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को दे देती है कि आप इसको चलाइए. ठीक है, और चलाने के बाद जो भी आपके पास पैसा आएगा, जो भी हमारे पास पैसा मिलेगा उसका कुछ पोर्शन आप रखेंगे और बाकी का पोर्शन आप हमें शेयर कर देंगे. ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसका 90% ऑलरेडी अचीव कर लिया था 6 लाख करोड़ का. अब सेकेंड आई है दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम 2.0, जो कि 2026 से 30 तक है. और इस बार का अब हमारा टारगेट क्या है, 16 लाख करोड़. पहले थे 6 लाख करोड़ और अब का टारगेट है 16 लाख करोड़ हमें जो है वो फंड रेज करना है. ये स्कीम लॉन्च हुई है ऑन 23rd of Feb 2026. ठीक है, और अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 में, तो हाईवे से 26% फंड रेज करना चाहते हैं, रेलवे से 16%, पावर से 17% जो है करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आती है थिंग जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, दैट इज मीडियम टर्म रोड मैप फॉर मोनेटाइजिंग द एसेट्स.
ठीक है। तो ये मीडियम टर्म रोड मैप फॉर मोनेटाइजिंग द एसेट्स, इसके बाद जो है इस प्लान को लाया गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। तो सिंपली अपनी एसेट्स को बेचकर उससे पैसे कमाना, और इस बार का टारगेट क्या है 16 लाख करोड़। तो आपको 1 में क्या था उसका टारगेट, और 2 जो है उसका टाइम पीरियड और उसका टारगेट दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सोंडाला विलेज ऑफ महाराष्ट्र बिकम द इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज, यानी कि पहला कास्ट फ्री विलेज बना है, यानी कास्ट के बेसिस पे कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा बना है, सोंडाला विलेज बना है जो कि इंडिया का पहला बना है, और वो इंडिया में वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और विलेज का नाम क्या है, सोंडाला, ठीक है। तो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इस इनका एक टैगलाइन है दैट माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज आमची जाति मानव। आमची जाति मतलब महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में ही है कि हमारी जाति क्या है, मानव है, यानी ह्यूमैनिटी है, हम और कोई जाति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली in Chachar district of Assam, Vibrant Village Program 2.0 has been launched, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज 2.0 को जो है वो लॉन्च किया गया है फ्रॉम द चच्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसका सेकेंड फेज जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो शेयर है वो 100% पैसा जो है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ है। 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी स्टेट का कोई भी, स्टेट या यूटीज़ का कोई भी शेयर इसमें नहीं है, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, और कितने हैं इस वाले उसमें हमने कितने बॉर्डर विलेजेस लिए, 1945 बॉर्डर विलेजेस जो हैं अक्रॉस 15 UTs and states, 15 states and 2 UTs, 2 UTs जो हैं इसमें जितने भी 1954 बॉर्डर्स जो हैं उनको हमें क्या करना है, डेवलप करना है। अब डेवलप कैसे करेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए। तो और क्या मेन एम है, दैट इज़ टू रिवर्स द माइग्रेशन, ठीक है, ताकि लोग वहाँ से जो भी बॉर्डर एरियाज़ पे रहते हैं वहाँ से वो माइग्रेट ना करें, ठीक है, बॉर्डर की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ये सारे मेन एम है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 था उसमें क्या था, उसमें हमने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे फोकस किया था, ठीक है, जबकि अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स को, जैसे इंडिया और बांग्लादेश का हो गया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इन पाकिस्तान, इन सारे जो भी बॉर्डर्स पे हमारे विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो दैट्स वाई इस बार हम किस किस को कवर कर रहे हैं, असम को, पंजाब को, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स को, इन सारी स्टेट्स में 1954 जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनको हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला विलेज इसमें डेवलप हुआ था वो था 2023 में माना विलेज, जो कि उत्तराखंड का था, राइट। अब ये जो स्कीम है ये लाई गई है फ्रॉम 2024, 25 टू 28-29, इतने सालों के लिए ये स्कीम को लाया गया है। इसमें जो मेनली पैसा लगा है दैट इज़ आप कह सकते हैं 6839 करोड़, ठीक है, अगर आप मोटा मोटा याद करना चाहें तो 7000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी है। अच्छा, इसका पुराना नाम था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1986-87। और इसका जो डाटा है वो कौन मेंटेन करता है, होम मिनिस्ट्री, यानी अमित शाह जी जो हैं वो इसका डाटा जो है वो सारा मेंटेन करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कितनी फंडिंग लगी है, इसमें कितने विलेजेस हैं, 1954 बॉर्डर विलेजेस हैं, ठीक है, पहला विलेज था माना विलेज, ठीक है, पहले वाले प्रोग्राम में हमने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को फोकस किया था, और अब हम असम, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, यानी इस एरिया के जो विलेजेस उस पर फोकस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वाली न्यूज़ भी समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। So, next news states that US President Donald Trump has increased the global tariff from 10% to 15%. बहुत सिंपली आपको समझा देती हूँ ये न्यूज़ है क्या। यहाँ पे थोड़ा मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप सबको पता है 47th प्रेसिडेंट यूएसए के कौन है, हमारे डोनाल्ड ट्रंप। ही इज़ फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। इन्होंने बेसिकली 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया था, आउट ऑफ विच 25% इज़ रेसिप्रोकल टैरिफ, एंड बाकी का 25% जो था वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि हम जो है रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बोले कि आप वेनेजुएला से इंपोर्ट कर लीजिए लेकिन यहाँ से मत कीजिए।
फिर जिसके बाद हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि जो 25% वाला टैरिफ है वो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि हम अग्री कर गए थे इंडिया वाले कि ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, और जो ही 25% था इसको लोअर करके 18% कर दिया गया था। आई होप अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेसिडेंट के पास, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो है इस तरीके का कोई भी टैरिफ लगा सकते हैं? तो आंसर इज़ नो। तो यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है टैरिफ लगा देंगे कंट्रीज़ के ऊपर। इसका जो पावर है वो किसके पास है? कांग्रेस के पास। कांग्रेस क्या है? जैसे हमारी पार्लियामेंट है उनके वहाँ पर क्या है? कांग्रेस है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो फिर कैसे उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ या जो भी टैरिफ का रेट है वो कैसे लगा दिया? तो ट्रंप ने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का यूज़ करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ पहले इंपोर्ट पे लगाए थे, जिसको लेटर ऑन उन्होंने बढ़ाकर 15% कर दिया। सिंपली अगर हम कहें कि उन्होंने क्या किया है, देयर इज़ अ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट ऑफ 1977 कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इमरजेंसी आ गई है, आपके देश में कोई इमरजेंसी है, तब आप उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से 10% तक का टैरिफ जो है लगा सकता है। लेकिन उन्होंने इस लिमिट को भी क्रॉस करके 15% का टैरिफ जो है वो लगा दिया है ओवरऑल बाकी कंट्रीज़ पर, ठीक है, स्टेटिंग दैट इट इज़ अ फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और अब ये लेकिन रहता है टेम्परेरी मतलब 150 डेज़ के लिए ही आप लगा सकते हैं, अदरवाइज बाकी आपको एक्सटेंड करना है तो आपको इसको अपनी कांग्रेस जो है, जो बेसिकली जैसे हमारी पार्लियामेंट होता है वहाँ से आपको पास करवाना पड़ेगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। क्यों नहीं करी? अब इनका जो कांग्रेस है, बेसिकली जैसे हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट इज़ लोकसभा, सेकंड इज़ राज्यसभा। ऐसे ही इनके यहाँ पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारा लोकसभा होता है, सीनेट इनका है जैसे हमारा राज्यसभा होता है, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनकी 435 सीट्स हैं और सीनेट में 100 सीट्स हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 218 सीट्स हैं, जबकि हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास 214 सीटें हैं। तो उनको डर था कि अगर ये बिल मैं पास करवाता हूँ कांग्रेस से, तो सिंस आई डोंट हैव द मेजॉरिटी, मतलब 218 का है, बट किसी रीज़न की वजह से अगर 4 वोट्स दूसरी तरफ आ गए तो आई एम वॉन्ट बी एबल टू पास दिस लेजिस्लेशन। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से इस बिल को पास करवाया ही नहीं सीनेट से, और अपनी मर्जी से उन्होंने उस टैरिफ्स को बढ़ा के 10% से 15% कर दिया गया, विच इज़ wrong. So this is what it's going on in the tariff scenarios. Moving on to the next news, RBI launches the March 2026 round of अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। एक ये लॉन्च किया है, दूसरा लॉन्च किया है आरबीआई ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। दोनों ही सर्वे जो है 19 सिटीज़ पर और बाय हंसा रिसर्च ग्रुप जो है उन्होंने करवाया ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। इसमें जो है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें ये देखना है कि अर्बन एरियाज़ में जो हमारे कंज्यूमर हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, प्राइस लेवल को, हाउस होल्ड अपनी इनकम को लेकर, खर्चों को लेकर क्या बताते हैं, क्या उनके सेंटिमेंट्स है, क्या उनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो उसको बारे में जज करने के लिए हमने क्या किया, इसको लॉन्च किया। और सेकेंड जो है ये है एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। दैट इज़ हमारा एक हाउस होल्ड जो है उसका क्या परसेप्शन है, उसे क्या लगता है कितना प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, कितने घटने वाले हैं, क्या मूवमेंट्स रहेंगे, इन सबको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों राउंड्स ऑफ सर्वे करवाते हैं। दोनों ही आरबीआई ने कराए हैं, दोनों ही हंसा ग्रुप ने कराए हैं, दोनों ही 19 सिटीज़ में हुए हैं। So moving on to next news, cabinet approved 275 hike in the raw jute MSP for 2026-27। अब हमारा कंसर्न ये नहीं है कि MSP कितना है रॉ जूट का, आपको ये याद नहीं करना। फर्स्ट थिंग, MSP लाता कौन है या कौन डिसाइड करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA, ठीक है, ये इसको अप्रूव करता है। सेकेंड थिंग जो है 2018-19 में एक डिसीजन लिया गया था कि जो भी MSP होगा वो आपकी कॉस्ट का 1.5 टाइम्स होगा, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि मुझे आपको इस न्यूज़ से बताने थे, और आपको इसमें पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, सेंट्रल एक्साइज डे 2026 ऑब्जर्व्ड ऑन 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को एक एक्ट आया था, दैट इज़ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944, जिसको बाद में क्या कर दिया गया था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 कर दिया गया था, ठीक है।
इसको लगाने वाला, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने वाला कौन है? CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, अब पहले क्या था, पेट्रोलियम टोबैको इंडस्ट्री जो है वो जो है सबस्यूम कर दी गई है अंडर GST, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स, की 3 चीज़ें आपको याद रखना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन गुड्स जो हैं। इस लाइन का कुछ मतलब नहीं, बस इतना याद रखना आपको कि GST आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये 3 चीज़ें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको और आपके इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं वो अभी भी GST के अंडर नहीं आते। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट में, दोबारा पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि GST के अंडर नहीं आता। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं। 2 तरीके की हमारी बॉडीज़ हैं टैक्स कलेक्शन बॉडीज़, दैट इज CBDT एंड CBIC। CBDT क्या कहता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगते हैं, जिस इंडिविजुअल पे लगते हैं उसी से कलेक्ट होते हैं, उसके लिए हमारे पास CBDT। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ही आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। ठीक है, इसको बनाया गया था अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसको और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरपर्सन इसके हैं रवि अग्रवाल। जबकि CBIC है, इसका पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसको फर्दर चेंज करके कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, अब इसका नाम रीनेम हुआ है आफ्टर GST आने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ एक्साइज और कस्टम नहीं रह गया, इसमें बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, तो दैट्स इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उसके थे रवि अग्रवाल और इसके हैं संजय कुमार। तो रवि और संजय, ठीक है, डायरेक्ट को रवि संभाल रहे हैं और इनडायरेक्ट को संजय संभाल रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब ये जो न्यूज़ है मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाली करंट अफेयर्स में करवा चुकी हूँ। ये क्या है? CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन पुडुचेरी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गुजरात में जो है ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है वो पुडुचेरी में स्टार्ट हुआ है और इसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा फ्रॉम चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली पर भी इस पायलट प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया जाएगा। अब बेसिकली क्या है, मैं दोबारा से ब्रीफ में बता देती हूँ। डिटेल में देखना है तो आप पिछले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, PDS सिस्टम जो है राशन शॉप्स पे जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ क्या मिलता है, राशन मिलता है, लाइक चावल, आटा और कुछ अदर जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, राइट, एट अ सब्सिडाइज रेट। बट अब क्या होता है कि वहाँ पर आप पैसे देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। लेकिन जो भी पैसा सरकार दे रही है उसमें क्या हो सकता है, लीकेज का डर हो सकता है, यानी कि दिए किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, यूज़ वो किसी और पर्पज़ के लिए हो रहे हैं। ठीक है, डाइवर्जन हो सकता है फंड्स का। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनको बेचकर लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ पैसे ले लेते हैं। तो बेसिकली जिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है वो पैसा उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो, इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी बना दी। यानी कि एक ₹1 होगा, एक डिजिटल वॉलेट होगा, इसको आप स्कैन कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए A पर्सन है, इसको जो भी सामान लेना है वो ये डिजिटल वॉलेट लेकर अपना जाए उस दुकान पर। ठीक है, जो दुकानदार है वो स्कैन करेगा, उसके बदले में उसको मान लीजिए ₹1000 दिए हैं, उसके बदले में मान लीजिए ₹100 का उसका राशन आया, तो ₹900 उसके डिजिटल करेंसी में रह जाएगा। इससे क्या होगा पता होगा, वो फूड स्टैम्प पर्टिकुलरली दी गई है तो वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सेकेंडली गवर्नमेंट के पास एक ट्रैक रहेगा कि कितना सब्सिडी दे चुकी है, कितनी फर्दर देनी है, कितनी यूज़ हो चुकी है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाया है फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या थी, ये जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने जैसे आपको बताया गुजरात में यूज़ हुआ, देन फर्दर इसको धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं बाकी जगह पर भी। अब इसको लॉन्च किया किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, दैट इज़ प्रहलाद जोशी जी ने इसको इनोग्रेट किया था। आई होप आपको ये भी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डेट्स भी बताई थी, तो कौन सी पर्टिकुलर डेट को गुजरात में और फिर कौन सी पर्टिकुलर डेट में पुडुचेरी में हुआ है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर बताएंगे। देन आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ NSIC, दैट इज़ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल B टू शेड्यूल A कैटेगरी ऑफ CPSE। तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आती है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ठीक है, इसको शेड्यूल A की कैटेगरी दे दी है, फ्रॉम B से A पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी थी तो इसको इस कैटेगरी से चेंज कर दिया गया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस मैंने डाल दिया है न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज
निधि चिब्बर गिवन एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग। तो जो निधि चिब्बर हैं उनको इंटरिम CEO बनाया गया है। जब तक कि कोई फुल फ्लेज पर्सन नहीं आता है इस पोस्ट के लिए, तब तक वो जो है यहाँ पर काम करेगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ BVR सुब्रमण्यम, इनका टर्म खत्म हो गया था फेब में, ठीक है। और जो निधि चिब्बर है वो करंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है नीति आयोग का, उसके साथ काम कर रही हैं। विद इन नीति आयोग है ये एक ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द स्टैटिक फैक्ट्स, मैं आपको ये बता दूं कि निधि चिब्बर जो है उससे पहले 4 ऑलरेडी CEO काम कर चुके हैं। दैट इज सिंधु श्री खुल्लर, देन अमिताभ कांत, परमेश्वरम अय्यर एंड नेक्स्ट इज BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद निधि चिब्बर आई है। तो नीति आयोग है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को आया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। हमारे वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं। चेयरपर्सन हमेशा जो भी PM होता है वो होते हैं। वाइस चेयरपर्सन हमारे सुमन बेरी हो गए। देन इट इज़ अ थिंक टैंक एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बस इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, इस बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचुटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। तो ऐसी बॉडीज़ जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है उसे हम स्टैचुटरी बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी होती है, यानी जिस से रिलेटेड कोई आर्टिकल मेंशन होता है। जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 स्टैचुटरी बॉडी हो गई जो भी किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज़ अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई आर्टिकल नहीं है हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट ESIC 75th फाउंडेशन ईयर उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया है। व्हाट इज ESIC? दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयज जो है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी ये कंपनी जो है। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, राइट। तो ये फॉर्म हुई है 24 फरवरी 1952। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक्ट बनता है ESIC एक्ट 1948। क्योंकि ये एक्ट के माध्यम से बनी है इसलिए क्या हुई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। इसके अंडर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, यानी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वर्कर्स को जो कि फॉर्मल सेक्टर में है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई डिसीज हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए इसको बनाया गया है। उससे रिलेटेड आपको इंश्योरेंस देती है, ठीक है। इट कवर फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स विद 10+ एम्प्लॉयज, यानी कि आपका फॉर्मल सेक्टर तभी माना जाता है जब 10 या 10 से ज़्यादा आपकी क्या हो, उसमें क्या कहते हैं एम्प्लॉयज हो, और वेज लिमिट हर उसकी 21,000 पर मंथ हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ESI डूज। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, कैश बेनिफिट्स देता है, ठीक है, एम्प्लॉयज को और उनकी फैमिलीज को। अगर आप बीमार हो जाते हैं, कोई मैटरनिटी लीव जैसे लेता है, उससे रिलेटेड कोई आई मीन टू से कोई ऐसा हादसा हो गया जिसके कारण डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या काम करते हुए कोई इंजरी हो गई, जैसे फैक्ट्रीज में हो जाता है, हादसे हो जाते हैं, किसी की उंगली कट जाती है, किसी का हाथ कहीं में कट जाता है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना किसका काम है, ESIC, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको इसके रूल्स बताई दिए। अब इसमें कंट्रीब्यूशन रेट्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन रेट क्या कहता है कि स्कीम जो है वो फंडिंग की अगर हम बात करें कि जो 75% फंडिंग है, 0.75% जो वेजेस का जो 0.75% है वो तो एम्प्लॉय देगा, और जो 3.25% है वो एम्प्लॉयर देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उसने ग्लोबल एक्सेस जो है उसको लॉन्च किया है। ये क्या है, एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिससे आप ओवरसीज ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भी हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो NRI है वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं इक्विटीज़ में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। मोर ओवर एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है RBI की, अगर आपको पता हो, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होती क्या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वो बता देती हूँ मैं आपको एक बार। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बेसिकली क्या है कि अगर एक साल में कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो बाहर अपने रिलेटिव्स हैं, ठीक है,
उनको काम के लिए, एजुकेशन के लिए, मान लीजिए जैसे होता है कईयों के बच्चे होते हैं, कोई ट्रैवल के लिए गया हुआ है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, किसी को कोई गिफ्ट देना है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक डॉलर कितने 2,50,000 जो है वो अगर उसको देने हैं तो वो अलाउ करता है कि इतना इन्वेस्टमेंट या इतना पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक साल में, ठीक है। एंड इट इज़ परमिटेड फॉर करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो स्कीम है ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, लेकिन ये कॉरपोरेशन यानी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इसके अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट new GDP series upgraded, that is fiscal year 2026 growth estimates to be 7.6% in the second advance estimates। तो ये क्या कह रही है न्यूज़, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। बेसिकली क्या आप लोगों को पता है कि बेस ईयर जो है वो चेंज हुए हैं, रिवाइज हुए हैं, राइट। अब जीडीपी जो है उसका बेस ईयर रिवाइज हो चुका है, दैट इज फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23, राइट। अब इसका जो पहले एस्टिमेट आया था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 26 है, ठीक है, तो उसका जो ग्रोथ रहेगा फॉर जो ग्रोथ रहेगा, जो एस्टिमेट लगाया गया था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो लगाया था ओल्ड सीरीज के बेस पे, वो बोला गया था 7.4% होगा। लेकिन अब क्योंकि नई सीरीज लॉन्च हुई है तो ऑब्वियसली नया जो है क्या आएगा, अपडेटेड एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इट विल गोइंग टू बी 7.6%, ठीक है। तो इजी हो जाएगा याद करना, 26 में 7.6%, ठीक है, पहले 7.4% थी। ये डाटा किसने रिलीज किया, स्टैटिस्टिक्स के जो सेक्रेटरी हैं सौरभ गर्ग और सीईए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम। क्या आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि वी अनंत नागेश्वरम एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको जो है वो बेसिकली रिलीज कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है आप मुझे बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, आफ्टर दैट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप कटिंग देखिए तो इसमें बता रखा है कि 2025-26 के लिए जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट SAE लिखा हुआ है वो कितना है, 7.6 है, और पहले कितना बोला गया था, 7.4। अब फॉर 2024-25 इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल ईयर। अच्छा, ये भी क्लियर कर देती हूँ, फिस्कल ईयर 26 का मतलब हो गया 2025-26, ठीक है। ये हो जाएगा फिस्कल ईयर 25 यानी 24 से 25। इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो किया गया है वो क्या हो गया, 7.1% हो गया। पहले कितना बोला गया था, पहले बोला गया था 6.5% होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम 24 का देखें यानी 23-24 का देखें तो इट विल बी रिवाइज डाउनवर्ड टू 7.2%। तो ये कितना हो गया, 7.2% हो गया, राइट। इसको ऑलरेडी जब ओल्ड सीरीज के हिसाब से बोला गया था 9.2%, ठीक है। आपको इतना पीछे का डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अब 7.2, 7.1, 7.6, ठीक है, ये वाला जरूर याद होना चाहिए, 7.6 ओके। अब ये है कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो कि बेस चेंज हुआ है, उन सबसे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपको यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अपने जो नोट्स हैं वहीं पे आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है ये, दैट इज हम इन 4 सीरीज जो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड GDP, ये 4 जो हैं इन सबका क्या हो चुका है, चेंज हो चुके हैं बेस ईयर, ठीक है। बस इतना सा चेंज है, दैट इज कि जो हमारा CPI है उसमें होता है हमारा कैलेंडर ईयर, दैट इज 2012, ठीक है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन WPI हो गया, IIP हो गया और GDP हो गया, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो इसमें थे 2011-12, ठीक है। अब इन सबको चेंज करके मैंने बताया था आपको, मैंने कई बार न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ तो मैंने आपको बताया था इसको डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 2022-23। याद हो गया सबको, कोई डाउट इसमें? और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2024। सबको हो गया याद, राइट? ओके। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है सेकंड, दैट इज CPI। मैंने जब भी मैं आपको CPI पढ़ाती हूँ तो मैं हर बार एक फैक्ट जरूर बताती हूँ कि ये 12th ऑफ एवरी मंथ को रिलीज होता है, ठीक है। तो चेंजेस इसमें कब आए हैं, 12 फरवरी 2026 से, यानी जो बेस ईयर चेंज हुआ है वो 12 फरवरी से हुआ है। उसके बाद GDP का जो है वो हुआ है 27 फरवरी 2026 से, ओके। देन फरवरी के बाद आपको IIP का याद रख लेना, दैट इज 28 मई 2026। तो IIP का कब होगा, 28 को होगा, लेकिन मई में जाकर, और उससे पहले हो जाएगा अप्रैल 2026 में हो जाएगा आपका WPI का। तो सबसे पहले किसका हुआ, CPI, देन GDP, देन WPI एंड देन IIP, ठीक है। तो सिंपल, पहले I वाला CPI,
देन फिर जीडीपी, लास्ट वाला डीपी हो गया, देन दोबारा फिर क्या आया हमारे पास, फिर हमारे पास आ गया डब्ल्यूपीआई एंड फिर आ गया आईआईपी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज कि अभी तक कितनी बार हमारा बेस ईयर रिवाइज हो चुका है। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपसे। तो हम क्या कहेंगे कि अभी तक 8 बार रिवाइज हो चुका है, यानी अब जो चेंज हुआ वो 8th टाइम रिवाइज हुआ है। अब देखिए, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हमारा देश आजाद हुआ, उसके जस्ट 1 साल के बाद हमारा पहला बेस ईयर चेंज हो गया 48 से 49, राइट। और वो चेंज होकर कितना हुआ, 60 to 61। उसके बाद फिर देखिए 10-10 सालों का गैप आया, 60-61 से 70-71, देन 70-71 टू 80-81, 80-81 टू अब यहाँ पर 93-94। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है कितना, 93 से 94। तो देखिए मेरी तो सिस्टर 93 में बॉर्न है, तो मुझे वो याद रह जाता है। आई एम श्योर अगर आप कि भी कोई ना कोई ऐसा घर में होगा, नहीं है तो वैसे याद कर लीजिए 93 से, मतलब 10 साल का गैप ना होकर थोड़ा सा एक आध ईयर फालतू है, वो याद हो जाएगा। 93 से 94, देन उसके बाद 1999 से 2000 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, 1999 तो याद हो ही जाता है। देन उसके बाद आता है 2004 से 5, देन 5 से 11-12, 11-12 से 22-23। ठीक है, अब ये वाली चीज देखो, तो सबसे पहले अगस्त 1967 में हुआ, देन 10-10 सालों का है 77, देन फिर 88, फिर 99, सिंपल 67, 77, 88, 99, सिंपल, ओके। देन उसके बाद आते हैं 5 ईयर्स के गैप वाला। तो 5 ईयर्स का गैप वाले में देखो, ये इंप्लीमेंट हुआ 2006 में, फिर 10 में 4, और फिर 5 का 15 में, फिर अब जो हो रहा है 2026 में। ट्रस्ट मी, 2 बार इसको ढककर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, डब्ल्यूपीआई से हम पीपीआई पे शिफ्ट होने वाले हैं, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूपीआई ओनली गुड्स के लिए होता है, पीपीआई जो है वो सर्विसेज को भी इंक्लूड करेगा। इसमें डब्ल्यूपीआई टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता था, पीपीआई टैक्सेस को भी इंक्लूड करेगा, और जो मल्टीपल काउंटिंग बायस हो जाता है, जैसे कि जब प्रोड्यूस हुआ तब भी और जब नेक्स्ट एडिशन हुआ तब भी हम काउंट कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प करेगा। देन आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ये, दैट इज सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई जो है, इसमें जो बेस ईयर चेंज करने था उसकी कमेटी को क्या बोला गया था, दैट इज एक्नाज, ऐसे याद रखना, एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एडवाइजरी कमेटी एडवाइज करो किसके ऊपर, ऑन नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, कि जो ये हम नेशनल अकाउंट कर रहे हैं कैलकुलेट, इसके स्टैटिस्टिक्स के लिए। ठीक है, देन सीपीआई कौन, इसके लिए जो मतलब कमेटी बनाई गई है, किसने बनवाई, एनएसओ ने बनवाई। ठीक है, और इसके जो हेड थे वो कौन थे, बी.एन. गोल्डर। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस किसका बढ़ रहा है, गोल्ड का बढ़ रहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो कंज्यूमर इसलिए परेशान रहते हैं ना क्योंकि प्राइस गोल्ड का बढ़ रहा है, तो बी.एन. गोल्डर। ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर है बेसिकली। उसके बाद ये कितने मेंबर्स का पैनल था, 26 मेंबर्स का। उसके बाद डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर के लिए जो बनी, उसके लिए नीति आयोग ने बनवाया, रमेश चंद्र जो हैं वो इसके हेड थे। ठीक है, एंड 18 मेंबर की ये कमेटी बनी थी। अच्छा, एक और चीज, डब्ल्यूपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, आपको पता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर जो है, इनके बेस ईयर भी चेंज हो गया। इसका 2016 हो गया और एग्रीकल्चर रूरल लेबर के लिए हो गया 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 2025, और दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2020। अब करंट सीरीज क्या थी, पहले 1986-87 थी, उससे चेंज होकर जो है वो 2019 हो गई और ये 2016 हो गई। ठीक है, ओके। तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द रिवीजन ऑफ बेस ईयर। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि बेस ईयर चेंज वाली न्यूज़ के बाद शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हमारी न्यूज़ बनी रही है। ठीक है, तो दैट इज एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट जो है, हम सबको पता है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था फ्रॉम 16 to 21 फरवरी। ठीक है, इट इज़ एन समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये 4th नंबर की समिट थी जो कि इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक है, और इंडिया जो है वो पहला ऐसा नेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट समिट इन द सीरीज टू बी होस्टेड बाय अ ग्लोबल साउथ नेशन। व्हाट इज द ग्लोबल साउथ नेशन, तो ऐसे कंट्रीज जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं, जिसमें कि लैटिन अमेरिका, एशिया की
ठीक है। अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्ट, जो कि किसी टाइम पे कॉलोनियल रूल में थी और अब वो क्या कर रहे हैं, एक डेवलपिंग स्टेज पर है। तो ऐसी सारी कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ नेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो उस ग्लोबल साउथ नेशंस में से पहला मतलब इंडिया कंट्री बना है जिसने ऐसी समिट को होस्ट किया है। तो क्योंकि अगर आप देखिए इससे पहले जो ये होस्ट हुई थी, अभी मैं आपको वेन्यूज दिखा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे तो पहले मैं आपको बताई देती हूँ। जैसे 2023 से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले यूके में हुई, देन साउथ कोरिया में हुई, देन फ्रांस में हुई, अब इंडिया करवा रहा है होस्ट, उसके बाद जनेवा और देन यूएई। ठीक है। तो एआई समिट जनेवा में और फिर यूएई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये वेन्यूज याद रखने हैं पांचों। नाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने करवाया। अब नेक्स्ट वाली मैंने आपको बता दी, जनेवा के स्विट्जरलैंड में होगी। इसके लिए जो हमारे फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन जो है वो, और यूएन सेक्रेटरी दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आए हुए थे हमारे एआई इम्पैक्ट समिट को अटेंड करने। अब ये न्यूज़ में कब आया, काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही। जो सबसे ज़्यादा थी वो थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक चाइनीज़ प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बनाकर एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर दिया, एंड देन दे इवन से सॉरी फॉर दैट। तो ऐसा बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज भी रहे समिट में, तो काफ़ी लाइमलाइट में आ गई थी एआई इम्पैक्ट समिट, राइट। बट वो हमारे काम के लिए नहीं है। हमारा काम की सिर्फ चीज़ इतनी है, कहाँ पर हुई, ठीक है, कब हुई, देन किसके अंडर हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हुई, ठीक है, एंड देन उसके बाद कौन चीफ गेस्ट थे। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल के, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी एआई समिट को अटेंड किया था। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके वेन्यू जो था वो सारे आपको याद रखने। ठीक है। तो हमारी ये 4th नंबर की थी जो इंडिया ने होस्ट की थी। उसके बाद लास्ट न्यूज़ फॉर दिस वीक, दैट इज इंडिया बिगेन द फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इजराइल। तो अभी रिसेंटली इजराइल के हमारे पीएम मोदी जी इजराइल गए हुए थे। ठीक है। जब ये वॉर स्टार्ट हुई है उससे जस्ट पहले, ठीक है, तो वहाँ पर वो गए हुए थे और उन्होंने एफटीए साइन किया। एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेसिकली एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, या दो देशों के बीच में, ताकि वो बैरियर्स जो हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको कम कर सके। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ इज टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पे जो भी टैक्स लग रहा है, कोटाज होते हैं कि इतना ही आप इम्पोर्ट कर सकते हैं या इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेगुलेशंस, किसी भी तरीके की अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगा रखे हैं तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने साइन किया था। इसमें हमने एआई, टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, जेम एंड स्टोन्स वगैरह से रिलेटेड जो है वो बोला हुआ था। बेसिकली इससे रिलेटेड हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इस एफटीए क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किसके साथ साइन हुआ है वो होना चाहिए। अच्छा, इसी विजिट के दौरान जो इजराइल के हमारे पीएम थे उन्होंने एक नाम दिया, किसका, हेक्सागन ऑफ अलायंस का। हेक्सागन ऑफ अलायंस का मतलब क्या है, हेक्सागन मीन्स जिसकी 6 साइड्स होती है, यानी कि एक ऐसा पार्टनरशिप बनाया है जिसमें 6 कंट्रीज होगी, जिसमें इंडिया को उन्होंने बोला कि आप इसका मेंबर बने। उसके अलावा इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, ग्रीस, साइप्रस, यूएई, इथोपिया और बाकी कुछ और कंट्रीज भी बाद में ज्वाइन करेंगी। अभी मेन ये 6 कंट्रीज का ग्रुप है। फॉर किसके लिए बनाया गया है, तो कुछ कॉमन चीज़ों पर ये लोग काम करेंगे। वो मेनली कॉमन चीज़ें क्या हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रिबेलियन ग्रुप्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने हिजबुल्लाह सुना होगा, हमास, हाउदीज। अब ये वॉर वाला सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो ये सब आप कॉमन है न्यूज़ में सुनना। ठीक है। आईएसआई सुना होगा आपने, आईएसआईएस सुना होगा। तो इन सब ग्रुप्स से रिलेटेड हम अपनी कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे अपनी कंट्री को कैसे बचा सकते हैं, डिफेंस में कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए उन्होंने हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाया। अब कभी पूछ लेता है अगर किसी न्यूज़ में लाइक आपसे पूछ लेता है, पेपर में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए हेक्सागन ऑफ अलायंस का क्या मतलब है। ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, नॉट ऑफ इकोनॉमिक साइड, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये सारी न्यूज़ थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करी है। ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू फटाफट से ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई थी हमारी। ठीक है। तो मैं एक बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ का आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ ली है। ठीक है। दैट इज
फ्रॉम हेयर कि कोऑपरेटिव बैंक रिमूव हुआ है। देन उसके बाद दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि आपको याद रखना है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कास्ट फ्री विलेज, ये भी आपको याद रखना है। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी स्कीम्स आ जाए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है, ठीक है। देन उसके बाद आरबीआई ने 2 हमारे जो हैं ये सर्विस लॉन्च किए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एमएसपी बढ़ गया, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन सेंट्रल एक्साइज डे, ये आपको सीबीडीटी सीबीआईसी ये पता होना चाहिए। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, सीबीडीसी बेस्ड जो हमारा फूड करेंसी का पायलट लॉन्च हुआ है। देन उसके बाद निधि चिब्बर, वेरी इंपॉर्टेंट एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। देन उसके बाद ईएसआई का 75th फाउंडेशन डे। देन उसके बाद लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू जीडीपी सीरीज। इस पे अगर आप कोई भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद एआई इम्पैक्ट समिट, इसके वेन्यूज सारे याद रखने हैं। देन एफटी। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।